कि हमारे लोग शेख साहब को फिर से सुनना चाहते हैं और इनका जो क्रांतिकारी गीत है वो एक बार फिर से ये सुनाएं, लोगों की इच्छा है। और हमारे बीच एक और गायक चैनपुरिया जी, जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के और रामविलास पासवान जी के पुराने गायक हैं, उनके चुनाव में भी ये अपनी गायनी से उनको चुनाव जिताते रहे हैं। आज फिर ये कुछ सुनाएंगे। इससे पहले शेख साहब और फिर अपना विचार रखेंगे महंत भाई तिवारी जी। शेख साहब। धन्यवाद सुभाष भाई। नहीं, अरे बैठ के बोलिए, बैठ के साहब सुनेंगे आवाज़ इनकी। छोटा है ना, नहीं कोई बात नहीं। एक मिनट खड़े हो गए, क्या बुराई है? ठीक है, कैमरे में कमाल है। तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के आयोजक श्री सुभाष बिहारी जी और हमारे गुरुदेव महंत भाई और बाकी हमारे मित्रगण और हमारे अजय सिंह साहब जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मौका दिया। और मैं जेपी जयप्रकाश नारायण जी और रामविलास पासवान जी के इस श्रद्धांजलि सभा में मैं आमंत्रित हुआ, उसके लिए धन्यवाद। और मैं इन दोनों महान पुरुषों को मैं नमन करता हूँ। और मैं देखिए, मेरा जो है, मैं एक हास्य कलाकार हूँ, एक कॉमेडियन हूँ, लेकिन इन 4 महीनों से मुझे ऐसा लग रहा है, 5 महीनों से, कि अब कॉमेडी करने का समय नहीं रहा, सीरियस होने का समय है। क्योंकि देखा जा रहा है कि देश में हो क्या रहा है, समाज जो है कैसा बना दिया गया है। ये हम आज मीडिया के एक हाउस, ये एक कमरा है, इसमें बैठा हूँ और काफ़ी जो है मीडिया के बंधुओं के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, लेकिन चेयरपर्सन हैं ये सारे। और आज देखिए, इनकी क्रांति की वजह से आज हम कहाँ हैं। इसमें बहुत सारे मैंने देखा, कोई 1943 से, कोई 46 से, मतलब ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे। तो आज इनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। और आज जो पत्रकारिता है वो कहाँ पहुँच गई है, इसका अफसोस है। क्योंकि आज देखिए पत्रकार कहाँ जा रहे हैं। तो जो झूठ का जो जनरेटर है, जो स्टार्ट हुआ है, उसे बंद करना है 24 में। तो उस पर मैंने लिखा हूँ। कैसा है कि हम प्रधानमंत्री से इस बार जनता कहेंगे, अब झूठ बहुत हो गया, तो हम बैठेंगे पोलिंग बूथ पर, देश के हर एक पोलिंग बूथ पर, और कहेंगे कि अजी झूठ बोलकर कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाइएगा, अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा। और आप सबको पता है, चौराहा बहुत फेमस हुआ था नोटबंदी में कि चौराहे पर बुला लेना। तो अब हम जनता भी बुला रहे हैं कि चौराहे पर एक बार आ जाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, 2 करोड़ रोजगार दिलाओ तो जाने, न दंगा फसाद कराओ तो जाने, अजी लाख जुमलों में छुप जाएगा, अग्निवीर बनाकर न बच पाएगा, अजी झूठ बोलकर। मतलब मेरा ये मानना है कि नेता अगर चुनाव जीतता है तो 5 साल के लिए जो है उसका कार्यकाल होता है, चाहे सत्ता किसी की भी हो। और उसके बाद वो जब रिटायर हो जाता है, चुनाव हार भी जाता है, तो पेंशन मिलता है। तो हमारे जो बच्चे जो तैयार होंगे, गरीबों के, किसानों के, तो वो बच्चे जब जाएंगे नौकरी करके 4 साल के लिए रिटर्न आएंगे तो क्या करेंगे? 4 साल में ऐसा कोई सुना है क्या आपने कि कोई कहता है कि 4 साल के बाद भैया तुम क्या करते हो? तो बोले मैं रिटायर हो गया हूँ।
कितना हंसने वाली बात है। और सबसे बड़ी हंसी इस बात की आ रही है कि हमारे देश की मीडिया बोल रही है कि प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। आप सबको पता है। और प्रधानमंत्री यूट्यूब पर आकर के, प्रधानमंत्री मतलब मीडिया से कह रहे हैं कि डंका बजाओ, और सोशल मीडिया पर मतलब यूट्यूब पर आकर हम जनता से कह रहे हैं कि घंटा दबाओ, मतलब बेल आइकॉन दबाओ उनका यूट्यूब वाला। तो और हम कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है, घंटा बज रहा है कि डंका बज रहा है, कि हम घंटा दबाएं कि आपने तो 2014 से हमारा जनता का गला दबा के रखा हुआ है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जब हम खाने भी नहीं दोगे तो शौचालय क्यों बनवा रहे हो? हम तो ये पूछते हैं, है कि नहीं है? सवाल है। तो भाई जब खाएगा इंडिया तो जाएगा इंडिया। तो 12,000 आप क्यों दे रहे हैं भैया 12,000? तो वो भी हमारा ये है, सवाल है। और जैसे कि मैं सवाल उठाता हूँ तो बहुत से मीडिया के बंधु आते हैं मेरे से और मेरे को बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता? अरे भाई, मैं बोलता हूँ मैं क्यों डरूंगा? प्रधानमंत्री तो हमारा है ना? तो मैं क्या युगांडा के प्रधानमंत्री से सवाल पूछूं? तो वो उसका भी जवाब देते नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब ये कलम जब बिकता है तो एक डरा हुआ समाज को पैदा करता है, और जब डरा हुआ समाज पैदा होता है तो एक डरा हुआ समाज एक तानाशाह प्रधानमंत्री को जन्म देता है। मैं ये मानता हूँ। और मैं ये बार बार, देखिए मैं एक और हास्य कलाकार हूँ, लिखता रहता हूँ। तो मैंने लिखी थी, मेरे जहन में आया कि ये चुनाव कैसे जीतते हैं। प्रधानमंत्री चुनाव 2 बार जीत गए। पहली बार अच्छे दिन, पर हमारे अच्छे दिन, हमने सोचा था ये टी शर्ट के ऊपर एक शर्ट आ जाएगा, मतलब अच्छे दिन आ जाएगा, पर हमें नहीं पता था कि हमारे कच्चे दिन आ जाएगा। आज हमारे पैंट भी उतर गए हैं, है नहीं? तो हम ये पूछते हैं प्रधानमंत्री से कि भाई किधर है हमारे अच्छे दिन? तो आप हमें टारगेट कर रहे हो कि भाई, बट हमारे संविधान में वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो हम अगर पूछते हैं तो आपको दुख होता है, मतलब मीडिया जो आज की मीडिया है। और मुझे एक G20 में भी बहुत एक मतलब कॉमेडी देखने मिला। आप सबको शायद आपने नोटिस ना किया होगा, फिर भी मैं उस तरफ आपको ले चलता हूँ कि जैसे जो बाइडन जो है थोड़ा हमारे प्रधानमंत्री से हाइट ज़्यादा है। जैसे महंत भाई की हाइट हमसे ज़्यादा है, मैं हाइट कम है मेरी, तो वैसे प्रधानमंत्री की हाइट कम है और जो बाइडन की ज़्यादा है। तो सवाल उठा रहे थे, मैंने देखा था, आप सभी ने देखा होगा। तो उन्होंने सवाल उठा रहे थे, तो जैसे जो बिडेन झुक गया तो एक मीडिया की, मैं नाम नहीं लूँगा इस हॉल में, एक मीडिया की हमारी बहन थी, वो क्या कह रही हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे वो सवाल पहनने के लिए झुक रहा है और तुम दुनिया को झुका रही हो। तो मैं यही जानना चाह रहा था, मैंने सवाल भी किया कि ये जो G20 है, जिसमें हमने 4200 करोड़ रुपया हम जनता का जो खर्चा हुआ, तो ये बताओ कि ये दुनिया को झुकाने के लिए हुआ कि हमारे देश का संबंध दुनिया के देशों से मधुर करने के लिए हुआ? ये हमको कन्फ्यूज़न अभी तक है, कोई जवाब नहीं है। तो मैं ये जहन में आया कि चुनाव कैसे जीतते हैं, तो मैंने लिखा, देखा तो ये चुनाव कैसे जीतते हैं, वो मैं उनका फैन हो गया और शायद इसके बाद आप भी हो जाएंगे। वो अपने भक्तों से कहते हैं, अंध भक्तों से, कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं, तुम मुझे देख कर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। और आगे कहते हैं कि मैंने हाँ की है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं, बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक शिकन तेरे माथे पर आई नहीं, तुम गधे की तरह
बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। और आगे कहते हैं कि मैं भला हूँ बुरा हूँ या चालाक हूँ, तुम हमेशा से बचिया के ताऊ रहे। रात दिन हल चला कर न गैरत जगी, चंद पैसों में हरदम बिकाऊ रहे। तुम परेशान रहो बिलबिलाते रहो, मैं जले पे नमक भुरभुराता रहूं। अब ये जले पे नमक भुरभुराता मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका स्पष्टीकरण देता हूँ। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने कुछ 72,000 या 75,000 नौकरियाँ बांटी थी, आप सब लोगों को पता होगा। तो मेरे को है ना कम से कम 100-150 छात्र मिल गए, कई राज्यों से आए थे अभी 10-15 दिन पहले। तो मैं बोला मैं ये मेरे भाई हैं, मेरे साथी रहते हैं, तो मैंने इनको कहा कि ये जाइए ज़रा पता कीजिए कि ये लोग क्यों इतना भीड़ लगा के खड़े हैं, कुछ है तो फिर इनसे बात किया जाए। तो हम गए वहाँ पर, तो वो कह रहे हैं कि हमें मेल आया, लेटर आया पर और प्रधानमंत्री की तरफ से, पर अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिली। और 2019 का बात, मतलब वो एप्लीकेशन किए हुए थे। तो बताइए ये 72,000 भी फेक निकल गया। तो इस बात का टेंशन है कि जले पे नमक जो भुरभुरा रहे हैं, बेरोजगारी आज कहाँ से कहाँ आ गई है। आप लोग भी देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ बेरोजगारी आ गई है। तो कहने का मतलब है कि देश आज बहुत बुरा स्थिति है और लोगों को समझना पड़ेगा कि आप और हम, जैसे ये संग्रहालय देख करके ये जितना फोटोज का, तो मुझे एक बात याद आया कि इस देश को आज़ाद कराने में कितने लोगों ने योगदान दिया था, और इसलिए आज़ाद कराए थे ताकि मेरी आने वाली नस्लें, मतलब हम लोग इस आज़ाद भारत में आज़ादी से सांस ले सके। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम कौन सा भारत देकर जाना चाहते हैं? जैसे माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख जी ने जो सपना देखा था कि मेरी आने वाली जो बहनें हैं वो शिक्षित हो करके, उन्होंने शिक्षा में एक क्रांति लाई थी महिलाओं के लिए। तो ये हमने कभी नहीं सोचा कि हम अपने पीढ़ियों को कौन सा भारत देकर जाना चाहिए। बेरोजगारी से भरा हुआ भारत, प्राइवेटाइजेशन, आप प्राइवेटाइजेशन को हमें जा करके जनता में समझाना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे सरकारी कंपनियां होती हैं, वो कम से कम खर्चे में जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पहुंचाती हैं, और जो प्राइवेट कंपनी जब उसको प्राइवेट लेगी तो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएगी। तो बताइए प्राइवेटाइजेशन अच्छा है या बुरा है? ये हमें जनता से जा कर के समझाना पड़ेगा। कि अगर सचमुच सब कुछ प्राइवेट करना है तो प्रधानमंत्री भी प्राइवेट रखेंगे। यही हमारा बोलना है, बाकी समय नहीं है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्रिया जी।